हेलो विद्यार्थियों, मैं दीपिका और आज आप मेरे साथ पढ़ोगे वर्ण विचार। कल की क्लास में हमने बात की थी व्याकरण क्या होता है, क्या काम आता है, हमें क्या सिखाता है और व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं। इसमें हमने बात की थी कि व्याकरण 3 भागों में विभाजित होता है। उनमें से सबसे पहला था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और नंबर 3 पे था वाक्य विचार। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर भी आज आप बताएं कि वर्ण क्या होता है या किसे कहते हैं। हाँ, वर्ण की जब हम बात करें तो सीधी सी अगर हम परिभाषा की बात करें तो वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और वर्ण के बारे में हम बात करें तो लिपि चिन्हों को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हमारी देवनागरी लिपि में जो ये चिन्ह बनाए गए हैं, जो संकेत बनाए गए हैं लिखने के, जो मौखिक भाषा, जो उच्चरित भाषा होती है, उसे हम जो लिखते हैं, उनको लिखने के लिए जो संकेत बनाए गए हैं, उन संकेतों को या लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, अर्थात लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जैसे कि हम बात करें वर्ण में हम क्या क्या देख सकते हैं। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बात करें वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है एक स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम बात करें वर्ण के बारे में कि वर्ण हम किसे कह सकते हैं, स्वर को वर्ण कहेंगे या व्यंजन को वर्ण कहेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि वर्ण के अंदर स्वर एवं व्यंजन दोनों का मिला हुआ रूप क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे कि हम बात करें क, व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है, क के अंदर हम स्वर डालेंगे। अब ये दोनों का रूप ये क्या कहलाएगा, ये वर्ण कहलाएगा। यानी कि जब भी मैं वर्ण की बात करूं तो आपके माइंड में दोनों आ जाने चाहिए, स्वर एवं व्यंजन दोनों ही किसके अंदर होते हैं, वर्ण के अंदर होते हैं। वर्ण ना केवल स्वर अकेला होता है एवं ना केवल व्यंजन अकेला होता है, दोनों ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हमने वर्ण की बात की कि स्वर एवं व्यंजन दोनों का रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसके बाद में हमने अभी अभी जस्ट बात की कि वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा की हम बात कर चुके थे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होता है। एवं
अर्थात जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं, लिपि चिन्हों को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों से किसका निर्माण होता है, वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए देखें। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हाँ, वर्णों के सुव्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी कि जो वर्ण को क्रमबद्ध रूप से रखना क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित रूप से रखना ही वर्णमाला कहलाता है। अर्थात वर्णों को क्रमबद्ध रूप से रखना वर्णमाला कहलाता है या होता है। वर्णों को क्रमबद्ध रूप से रखना वर्णमाला कहलाता है। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, अभी हमने बात की वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमने बात की थी। एक कौन सा होता है, स्वर, और नंबर दो कौन सा होता है, व्यंजन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। स्वर एवं व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो स्वर किसे कहते हैं, फिर भी आप बताओ स्वर किसे कहते हैं। अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो स्वर की अगर हम बात करें तो जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं या जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर या स्वर यंत्र से निर्बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियां क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। हमारे मुंह के अंदर जो मुख विवर है, यहाँ जो स्पर्श होती है ध्वनियां और हवा में जो अवरोध पैदा होता है, तो स्वरों को बोलते समय या स्वरों को उच्चारित करते समय वो अवरोध उत्पन्न नहीं होता है एवं हवा निर्बाधित होती हुई स्वर यंत्रियों से हमारे गले में स्वर यंत्रियों से निर्बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बात करें हम जिन ध्वनियों के जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर या स्वर यंत्रियों से निर्बाधित होती हुई बाहर
निकल जाती है, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। वे ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। अब हम बात करें, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? आपको बताना है हिंदी में स्वर कितने होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं, यानी कि मूल भाषा अपनी कौन सी, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं या हिंदी में स्वर कितने होते हैं। अलग अलग प्रश्न होते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं बताइए। देखें, जैसे कि मेरे विद्यार्थियों को सबको पता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। मूल भाषा यानी कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। एक प्रश्न आता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने पूछा हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और मैंने पूछा कि मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा जाता है और कई बार एग्जामों में आया हुआ भी है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो बताइए, देखें मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने सोच लिया होगा, मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मात्रा के आधार पर स्वर 10 ही क्यों होते हैं? तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि स्वर हिंदी में 11 कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप बताइए कि कौन कौन से होते हैं 11 स्वर। वैसे हम पहली दूसरी कक्षा के अंदर यूकेजी एलकेजी में हम खूब पढ़कर आए हैं कि स्वर 11 कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है। फिर भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हो चुके हैं? 11 स्वर हो चुके हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। आप सभी जानते हो ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती और इन सब की क्या होती है? मात्रा होती है। कैसे होती है? आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। री की हम ऐसे मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा एक मात्रा होती है।
यहाँ एक की कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन व्यंजनों के साथ जब हम लगाएंगे तो एक की कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। आई की कितनी मात्रा होती है, दो मात्राएं होती है। ओ की एक ऊपर की और एक नीचे की मात्रा ओ की मात्रा होती है, और औ की दो ऊपर की मात्राएं औ की मात्रा होती है। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर, और मात्रा के आधार पर कितने ही बच चुके हैं, 10 हो चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की थी, बात की हमने मूल भाषा की, तो उसमें कितने स्वर थे, 13 स्वर थे। उसके अंदर ली वगैरह आ जाते हैं, जो कि हमारी हिंदी में उनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और एक री का प्रयोग, और एक बड़ी री, अगर इसके आगे हम ये री और एक ये री, तो इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, फिर भी हम छोटी री का प्रयोग तो हिंदी में करते हैं। ठीक है, बड़ी री का प्रयोग संस्कृत के अंदर यानी कि मूल भाषा के अंदर ही होता है। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये चीज़ें कहाँ काम आएगी, आगे जाकर अपने संधि में काम आएगी। और उसके बाद में हम जैसे ही संधि पढ़ेंगे तो वर्ण विचार पढ़ने के बाद में हमें संधि का टॉपिक कोई हार्ड नहीं लगेगा, कोई भी हमारे सामने कठिनाई नहीं आएगी। थोड़ी सी अगर हम मेहनत कर लें तो हमारे लिए संधि के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और संधि का टॉपिक ऐसा है कि अगर संधि हमसे पूर्ण रूप से हम संधि को सही करने लग जाते हैं तो श्रृंखला वाइज जिस प्रकार एक श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार जो व्याकरण के सारे टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम टॉपिक वाइज श्रृंखला अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई भी टॉपिक आसान हो जाएगा, यानी कि कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण की बात करें हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा लगने के आधार पर, मात्रा या वायु लगने के आधार पर हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें मात्रा लगने के आधार पर, लगने के आधार पर, मात्रा लगने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होते हैं बताओ, देखें। जैसा कि आप सब जानते हो, पढ़े हुए हो, मेरे विद्वान विद्यार्थियों को सबको पता है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर भी मैं एक बार जानना चाहूंगी कि कौन कौन से होते हैं। मात्रा लगने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आप मुझे बताइए। जैसा कि सबने सोच लिया होगा, अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूं तो लघु स्वर। लघु स्वर को और क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और इसे क्या कहते हैं, छोटे। और इसे हम क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं बताइए, देखें। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आप सबने जवाब सोच लिया होगा। आप सब जानते हो कि छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की मैं बात करूं तो इनकी परिभाषा यानी छोटे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में या बोलते समय हवा की मात्रा कम लगे, अल्प रूप में मात्रा का प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं।
कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात करें, जैसे कि ए, छोटा ई, छोटा ऊ एवं री। अब हम बात करें कि इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने उत्पत्ति के आधार पर हम आगे बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये अपने मूल रूप में ऐसे ही है, किसी से भी मिलकर इनका निर्माण नहीं हुआ है। तो ये छोटे स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी बड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है। तो हमने यहाँ से 4 निकाल लिए मूल स्वर, बाकी बचे सारे कौन से हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो हम बात करते हैं क्या क्या बचा है, बड़ा आ, बड़ी ई एवं बड़ा उ, और इसके अलावा ए, आई, ओ, औ। ये कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं दीर्घ स्वरों को, तो इन्हें और क्या कहते हैं, बड़े स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़े स्वर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि तीसरा प्रकार इनका कौन सा है। तो नंबर 3 की हम बात करें, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है, बताए देखे। प्लुत स्वर कौन सा होता है। दीर्घ स्वर की हमने बात की, तो लघु स्वर से बोलने में, लघु स्वर से दुगुना समय लगे, वो कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय यानी कि लघु स्वर के उच्चारण में या लघु स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगे, तो वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत में होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग अपने हिंदी में नहीं होता है, और पहले वैदिक संस्कृत में होता था, अब लौकिक संस्कृत के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे कि लंबी आवाज लगानी हो किसी को, लंबी ध्वनि निकालनी हो किसी को, या कई बार इससे प्रश्न बन जाते हैं जिस प्रकार कुएं के अंदर हम आवाज लगाते हैं, तो लंबी आवाज लगाते हैं तो वैसी की वैसी आवाज हमें वापस सुनाई देती है। या कोई हमसे बहुत दूर हो और उसे आवाज लगानी हो, तो वो कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है। या हम मंगलाचरण के अंदर किसी दोहे का उच्चारण वगैरह करते हैं या गायत्री मंत्र बोलते हैं, जैसे कि ओम, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिन स्वरों को लघु स्वर से तिगुना समय, जिन स्वरों को बोलने में लघु स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हम ध्वनि निकालते हैं राम, तो आगे एस 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 लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है।
ये क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, हम बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है कि कोई बड़ी चीज हो, कोई बड़ी वस्तु हो या बड़ा धमाका होने पर जो लंबी ध्वनि निकलती है वो कौन से स्वर की निकलती है? या कोई कुआं हो या गहराई से हम देखते हैं तो ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाए और वो लंबी ध्वनि निकलती है, वो कौन से स्वर की निकलती है? तो वो कौन से स्वर की निकलती है? प्लुत स्वर की निकलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें स्वरों के वर्गीकरण में। नंबर 2 की हम बात करें। ओठों की बनावट के आधार पर, ओठों की बनावट के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? बताएं, देखें। अगर हम बात करें तो ओठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार से? एक होता है अवृत्ताकार और दूसरा होता है वृत्ताकार। जैसा कि इन नामों से ही पता चलता है कि वृत्त क्या होता है। वृत्त आप सब जानते हो कि गोल घेरा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और ओठों यानी कि अपने जो होठ होते हैं, जो ओष्ठ होते हैं, इनकी आकृति स्वरों का उच्चारण करते समय इनकी आकृति कैसी हो जाती है, उसी प्रकार ये नाम है अ धन वृत्त धन आकार। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठों की या ओठों की आकृति वृत्त के जैसी नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार कहलाते हैं। और जिन स्वरों को बोलते समय ओठों की आकृति वृत्त जैसी गोल हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार कहलाते हैं। तो हम बोल करके देखें, इन स्वरों को हम बोल करके देखें, हमें पता चलेगा कि हमारी ओठों की आकृति कैसे होती है। ठीक है, हम बात करें अवृत्ताकार में, यानी कि ओठों की आकृति गोल नहीं हो तो बोले आ, गोल नहीं हुई। ई गोल नहीं हुई तो वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ ए आ ई ई ऊ ऊ। अब हमारे ओठों की आकृति क्या हो चुकी है? गोल हो चुकी है, तो वृत्त जैसी हो चुकी है, तो कहाँ आएंगे? ऊ ऊ। ए आई ओ औ। अब देखो, हमें ये चीजें याद करनी है तो हम बोल करके देखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। ओठों की बनावट के आधार पर अवृत्ताकार कौन कौन से? आ ई ए आई। यानी कि ई से ए ऐ का निर्माण होता है। अभी हम आगे चल करके उत्पत्ति के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ए ऐ का निर्माण कैसे होता है। ई से होता है, तो यहाँ भी ओठों की आकृति क्या नहीं होती? गोल नहीं होती है। तो यहाँ ये सारे कहाँ आ गए? अवृत्ताकार में। बाकी कौन से बचे? ऊ और ऊ से किसका निर्माण होता है? ओ औ का निर्माण होता है। तो ऊ से अगर आकृति गोल होती है तो ओ औ से भी आकृति क्या होती है? गोल होती है। तो ये किस में आ गया? वृत्ताकार में आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने अवृत्ताकार निकाल लिए तो बाकी बचे सारे वृत्ताकार हो जाएंगे, और या हमने पहले वृत्ताकार निकाल लिए तो बाकी बचे सारे क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार हो जाएंगे। अब हम बात करें नंबर 3 की।
देखो, जीभ उठने के आधार पर, जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, बताइए। देखें, तीन प्रकार से किया जाता है। हम बात करते हैं कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले होता है अग्रस्वर, नंबर 2 है मध्यस्वर, और नंबर 3 है पश्चस्वर। सबसे पहले हम नाम की बात करें, यानी कि जीभ उठने के आधार पर हमें स्वरों की लाइन को बोल करके देखना है, हमें स्वरों का उच्चारण करके देखना है। इन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर अपनी जीवा उठ करके आगे की तरफ आती है, आगे की तरफ आती है, तो उसका नामकरण क्या हुआ, अग्रस्वर। यानी कि इन जिन स्वरों को बोलते समय हमारी जीवा उठ करके आगे की तरफ आती है, वो क्या कहलाएंगे, अग्रस्वर कहलाएंगे। एवं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मध्य में ही रहती है, ना पीछे जाती है और ना ही आगे आती है, तो वो क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय हमारी जीवा उठ करके पीछे की तरफ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। अब हमें बोल करके प्रयत्न करना है ताकि हमें किसी भी चीज को रटना नहीं पड़े। अगर हम व्याकरण को रटने लग गए तो हमारे कोई भी क्वेश्चन ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेंगे। हम एक दो एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं या रट करके रख सकते हैं। ये चीजें ही ऐसी है, या जैसे कि हम सभी में वर्गीकरण ही तो कर रहे हैं, आएंगे तो कौन से, कहीं ए आ, कहीं ऊ कहीं ए आई। तो हम अगर इन्हें रट करके नहीं देखें, हम इन नामकरण के आधार पर ही देखें कि कौन से अग्रस्वर होते हैं, कौन से मध्य स्वर होते हैं एवं कौन से पश्च स्वर होते हैं। तो अगर हम बात करें अग्रस्वर की, तो सबसे पहले हम बोल करके देखें, क्या, ए, हमारी जीवा कहीं भी नहीं आई, ना आगे ना पीछे। आ, आ, नहीं, ए आ, ई ई, ई ई बोलते समय हमारी जीवा आगे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये किसमें आएगा, अग्रस्वर के अंदर। किसमें आएगा, अग्रस्वर में, ई ई। अभी मैंने बात की थी किसकी, कि अग्रस्वर ई ई से किसका निर्माण होता है, ए आई का होता है। तो ई ई बोलते समय अगर हमारी जीभ उठ करके आगे आती है, तो ए आई को बोलते समय भी हमारी जीवा कहाँ आएगी, आगे की तरफ आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, ए आई। मध्य स्वर में केवल ए होता है, क्या होता है, ए। ए का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मध्य में ही रहती है, और ए का उच्चारण यहां से होता है ए, ए। ठीक है, ए को हम क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन स्वर। कई बार प्रश्न आता है उदासीन स्वर कौन सा होता है, तो उदासीन स्वर कौन सा होता है, ए। बाकी सारे बच्चे फर्स्ट स्वर में आ जाएंगे। कौन कौन से बच्चे हैं आपको पता है, ए हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या बचा, आ, उ, उ, और ऊ से किसका निर्माण होता है, ओ, औ का निर्माण होता है। अब हम एक बार फिर से देखें कि अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में हमें कंफ्यूजिंग हो रही है क्या, कि कौन से अग्रस्वर होते हैं, कौन से मध्य स्वर होते हैं और कौन से पश्च स्वर होते हैं। तो एक बार आप ध्यान से फिर से देखें कि कौन से अग्रस्वर होते हैं। तो हम
हमारी जीवा को उठा करके या उच्चारण करके या प्रयत्न करके हम देख सकते हैं कि अग्र स्वर के अंदर ई ए आई, मध्य स्वर में ए आई गया और बाकी सारे बचे हुए कहाँ आ गए, फर्स्ट स्वर में। यानी कि इनको रटना नहीं है कि कौन से कहाँ आते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, कौन सा कब ऊपर चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे का कौन सा वर्गीकरण है। हम बात करें, नंबर 4 है जीवा प्रियतन के आधार पर। जीवा प्रियतन के आधार पर, इसी से मिलता जुलता है जीवा प्रियतन, यानी कि अपनी जीभ जो प्रयत्न करती है बोलते समय, उन्हीं से ही हमें पता चलेगा कि कौन से स्वर होते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप बताओ जीवा प्रियतन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। हाँ, हम बात करते हैं जीवा प्रियतन के आधार पर। नंबर 1 होता है विवृत स्वर। नंबर 2 होता है संवृत स्वर। नंबर 3 की मैं बात करूं, अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। और नंबर 4 होता है अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले हम बात करेंगे इन नामकरण की। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे कि हमें सबसे पहले ये नाम ही याद नहीं होते कि विवृत क्या होता है, संवृत क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ जानेंगे कि विवृत स्वर किसे कहते हैं या संवृत स्वर का अर्थ क्या होता है। अगर इनका अर्थ समझ में आ जाएगा तो कौन कौन से स्वर होते हैं वो भी हमारे समझ में आ जाएंगे, हमें रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हम बात करेंगे विवृत स्वर की बात करती हूं मैं। वृत्त आप सब जानते हो, जैसा कि अभी हमने बात की कि वृत्त क्या होता है, गोल घेरा, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो आगे क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, विवृत्त विशेष। वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। तो विशेष रूप से यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विशेष रूप से खुला हो, स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विशेष रूप से यानी कि खुला होता है, वो क्या कहलाता है, विवृत्त कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें नंबर 2 कौन सा है, संवृत्त स्वर। उपसर्ग लगा हुआ है सम धन वृत्त, यानी कि थोड़ा सा बंद। विवृत्त में पूरा खुला हुआ होता है और संवृत्त में थोड़ा क्या होता है, मुंह बंद होता है। यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह थोड़ा सा हमें खोलना पड़े और हम उच्चारण कर पाए, तो वो स्वर कौन से होते हैं, संवृत्त स्वर होते हैं। और नंबर 3 की बात करें तो इन्हीं का अधूरा रूप होता है, एक होता है अर्ध संवृत्त स्वर। इसमें थोड़ा बंद होता है, इसमें और थोड़ा बंद होता है, तो वो कौन सा होता है, संवृत्त स्वर होता है। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, अब हम बात करेंगे विवृत स्वर के अंदर हमें मुंह खुला करना है और इसका आधा कर दिया जाए तो थोड़ा कम खुला हुआ। कितना,
थोड़ा कम खुला हुआ। तो अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्वर होते हैं विवृत स्वर के अंदर। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा ऐसे कहते हैं कि बेटा आ करो, यानी कि जब भी मुंह खोलने की बात होती है, पूरा मुंह खोलने की बात होती है, तो डॉक्टर हमें ऐसा नहीं कहता कि पूरा मुंह खोलो, हमें कहते हैं कि आ करो। और आ करते के साथ ही हमारा मुंह क्या हो जाता है, पूरा खुला हो जाता है। ठीक है, तो विवृत स्वर में कौन सा आया, आ, क्या हो चुका है, विवृत स्वर। ठीक है, अब हम बात करें अर्धविवृत स्वर की, यानी कि अगर आ में अपना पूरा मुंह खुला हुआ होता है तो ए के अंदर अपना क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा कम खुला हुआ, थोड़ा कम खुला हुआ। ठीक है, अब हम संवृत स्वर की अगर बात करें तो संवृत स्वर में हमें बोल करके देखना है, ए आ के अंदर पूरा मुंह खुला हुआ है और दोनों हम लिख भी चुके हैं, ई उ। अब देखो, अपना अपने मुंह को ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं हुई, ई उ, थोड़ा सा खोलने पर ही, अपना मुंह थोड़ा खुलने पर ही इनका क्या हो चुका है, उच्चारण हो चुका है। तो देखो, ई उ। ई से किसका निर्माण होता है, अभी हमने पीछे बात की थी कि ई से ए ऐ का निर्माण होता है, और उ से किसका निर्माण होता है, ओ औ का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि ए ऐ बड़ा रूप है, देखना देखिए, बात कर रहे थे हम किसकी, अर्ध संवृत स्वर की बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे एक ए ऐ होता है और एक क्या होता है, ओ औ। तो ए अपना छोटा रूप है और ओ भी क्या है, छोटा रूप है। तो छोटा रूप है इसमें मुंह कम खुलेगा, और बड़ा रूप है इसमें मुंह क्या खुलेगा, अधिक खुलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं ये कहाँ आएंगे, ये छोटे वाले हमें कहाँ लिखने हैं, ए और ओ, इनमें मुंह क्या खुलेगा, थोड़ा बंद रहेगा। और अर्ध विवृत के अंदर कौन सा डालेंगे, ऐ और औ, क्या डालेंगे, ऐ औ डालेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब हमें याद करना है कैसे कि विवृत स्वर क्या होते हैं, संवृत स्वर क्या होते हैं, अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं, एवं अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, सबसे पहले हमने जाना, इन नामों को जाना कि विवृत स्वर क्या होते हैं, संवृत स्वर क्या होते हैं। तो इनका पता आपको चल चुका है कि पूरा मुंह खुला हुआ होता है उसे विवृत कहते हैं, उससे थोड़ा बंद होता है उसे संवृत कहते हैं, और इनसे भी थोड़ा थोड़ा और बंद होता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब हमें याद करना है इनको कि कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें ये तो पता चल ही गया कि सबसे पहले पूरा मुंह किस में खुलता है, आ में खुलता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आ का छोटा रूप क्या होता है, ए होता है। तो अर्ध विवृत में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, संवृत स्वर की बात करेंगे। तो ई यानी कि उच्चारण करके देखेंगे, दो हमने पहले से निकाल लिए, फिर हम उच्चारण करके देखेंगे। तो ई उ, यानी कि अपना मुंह थोड़ा बंद है फिर भी इन स्वरों का हम उच्चारण क्या किए, उच्चारण कर सके। तो ई उ कहाँ आ चुके हैं, संवृत स्वर के अंदर आ चुके हैं। बच्चे कौन से, चार बच्चे, ए ऐ ओ औ। ठीक है, बात करते हैं ए ऐ में भी ए और ओ छोटा रूप होता है, ऐ और औ
बड़ा रूप होता है तो छोटे रूप को बोलने में अपना मुंह थोड़ा कम खुलेगा और बड़े रूप को बोलने में अपना मुंह थोड़ा क्या खुलेगा, ज्यादा खुलेगा। तो ठीक है, हम ए और ओ को कहाँ डाल दिया, अर्ध संवृत स्वर के अंदर, और आई और औ को कहाँ डाल दिया, अर्ध विवृत स्वर के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। एक बार हम फिर से देखेंगे, बात करेंगे। एक वर्गीकरण और पढ़ लेते हैं, एक और बचा है नंबर 4। नंबर 4 की हम बात करें, अंतिम की हम बात करें तो कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की, कि उत्पत्ति के आधार पर यानी कि इनकी उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। और अगर हमें यह पता चल गया कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम आगे संधि पढ़ने में, आगे संधि में यही टुकड़े आएंगे अपने सामने, और इन्हीं टुकड़ों से हमें पता चलेगा कि संधि कैसे बनती है, कैसे हम उनका विच्छेद करते हैं, कैसे उन्हें तोड़ते हैं, कैसे वापस जोड़ते हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर समझने की आवश्यकता है। ठीक है, हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। हाँ, वैसे तो मेरे सारे विद्यार्थी विद्वान हैं, सभी को पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, और आपने जवाब भी दे दिया होगा, सभी ने सोच लिया होगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल स्वर। कौन कौन सा होता है? मूल स्वर। और नंबर 2 होता है संधि स्वर। कौन सा होता है? संधि स्वर। हम बात कर रहे थे किसकी? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर की हम बात वैसे तो पहले ही कर चुके हैं, यानी कि जो अपने मूल रूप में रहते हैं, जिन स्वरों का निर्माण किसी से भी मिल कर के नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों का निर्माण किसी से मिलकर नहीं होता है, वे मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है? कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ एवं री। ये कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। हम बात करें संधि स्वर की, यानी कि जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से मिलकर होता है,
उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। अब हम बात करेंगे मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएं देखें। ठीक है, हम बात करते हैं कि संधि स्वर के बाद में संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात करें। नंबर 1 होता है दीर्घ स्वर। नंबर 1 क्या होता है? दीर्घ स्वर। जैसे कि सबसे ही पता चलता है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, अभी हम बात करेंगे। और एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की हम बात करें तो दो समान स्वरों के मेल से बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर यानी कि एक छोटे रूप को और एक छोटे रूप को दोनों को अगर मिलाया जाए तो वो कौन सा रूप बन जाता है? बड़ा रूप बन जाता है। तो बड़ा रूप बनने पर वो क्या कहलाता है? दीर्घ रूप कहलाता है या दीर्घ स्वर होता है। ये कौन कौन से होते हैं अभी हम बात करेंगे। पहले मैं बात करती हूँ संयुक्त स्वर की परिभाषा की। यानी कि ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो दो असमान स्वरों के मेल से, दो असमान स्वरों के असमान स्वरों के मेल से दो असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हमें बात करनी है कि ये स्वर कौन कौन से होते हैं या इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो हम सीधे तौर पर अगर बात करना चाहें तो हम बात करेंगे किसकी, कि इनके टुकड़े कैसे हुए और ये वापस कैसे जुड़े, इन्हीं की हम बात करेंगे। दीर्घ स्वर की बात करें हम दीर्घ स्वर की हम बात करें, दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर 3 कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई एवं बड़ा ऊ। अब हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। कौन कौन से होते हैं, आ की उत्पत्ति कैसे हुई, ई की उत्पत्ति कैसे हुई एवं ऊ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हम बात करते हैं ए धन ए बराबर क्या बनता है? आ का निर्माण होता है। आप सबको पता है आ धन आ बराबर भी किसका निर्माण होता है? आ का निर्माण होता है।
ए धन आ बराबर भी किसका निर्माण होता है? ए धन आ बराबर भी किसका निर्माण होता है? आ का। एवं आ धन ए बराबर भी किसका निर्माण होता है? आ का। यानी कि हमें ये समझना है कि हम सीधा सा इतना पढ़ते हैं कि ए धन ए बराबर क्या बनता है? आ। लेकिन नहीं, हमें और भी क्या जानना है? हमें और जानना है कि इनके ये और टुकड़े क्यों हुए। ये आगे कहाँ काम आएंगे? जब हम संधि पढ़ेंगे तब काम आएंगे कि हर एक स्वर के कितने टुकड़े होते हैं? 4 टुकड़े होते हैं। और संधि करने पर हमें पता चलता है कि वहां कौन से टुकड़े से इसका अर्थ निकलता है, वही टुकड़ा हम वहां संधि के शब्द पर हम रखते हैं जिससे अर्थ निकल जाए। क्या निकले? शब्द का अर्थ निकल जाए। जैसे कि केवल हमें इतना ही पता है कि ए धन ए बराबर आ होता है, तो कोई भी शब्द हो आ वाला, तो वहां ए धन ऐसे अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, सटीक अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो हमें इन टुकड़ों का प्रयोग करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले ए धन ए बराबर क्या? आ। और एक बार हमने लिखा क्या? आ धन आ बराबर भी क्या? आ। और एक बार इनका कर्म आगे पीछे किया है, पहले ए को रखा है बाद में आ, फिर भी क्या बना? आ। और दूसरी बार आ रखा है और बाद में क्या रखा है? ए रखा है, फिर भी किसका निर्माण हुआ? आ का निर्माण हुआ है। अगर हम ये चीजें यहीं सीख जाते हैं तो हमें संधि में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? ई की बात करें। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो हम बात करें, देखो ई धन ई बराबर किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का निर्माण हुआ। एक बार हम लिखें बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर भी किसका निर्माण होता है? बड़ी ई का निर्माण होता है। और एक बार इनका कर्म क्या करना है? आगे पीछे करना है, तो भी किसका निर्माण होता है? बड़ी ई का निर्माण होता है। और एक बार हमने लिख दिया छोटी ई धन बड़ी ई बराबर किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का निर्माण हुआ। कितने टुकड़े हो चुके हैं? 4 टुकड़े हो चुके हैं। अगर आपको ये टुकड़े करना आ गए तो आपके लिए आगे आने वाली सारी कठिनाई यहीं समाप्त हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी और समझने में बड़ी आसान रहेगी। अब हम बात करें ऊक की, बात करेंगे कि ऊक की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे टुकड़े होते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन ऊ बराबर भी किसका निर्माण होगा? बड़ा ऊ। और छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर भी किसका निर्माण होगा? बड़ा ऊ। यानी कि हमने दीर्घ स्वर की बात की, कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इन तीनों के कितने टुकड़े होते हैं? हर एक स्वर के 4 प्रकार से टुकड़े होते हैं। अगर हम ये 4 प्रकार से, ये बिल्कुल हम 0 लेवल की बात करते हैं, इसी से आगे जाकर के अपना क्या बनेंगे? संधि के नियम भी बनेंगे। तो अगर हमें ये टुकड़े करने आ गए तो हमें संधि के नियमों को भी क्या नहीं करना पड़ेगा? रटना नहीं पड़ेगा। यानी कि हम संधि के नियम भी स्वयं बना सकते हैं एवं परिभाषा भी हम क्या कर सकते हैं? स्वयं बना सकते हैं। तो हम एक बार आप फिर से देखें या वीडियो को स्किप करके फिर से धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आपको ये टुकड़े भी समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे संयुक्त स्वर की। हमारा 2 नंबर का था, कौन सा? संयुक्त स्वर। किसे कहते हैं संयुक्त स्वर? इसकी अभी हमने बात की थी कि 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उनकी हमने बात की थी अभी। ए, आई, ओ, औ। अब हम बात करेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम बात करेंगे ए की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ए बनता है अपना ए धन
ई बराबर किसका निर्माण होता है? ए का। ठीक है, अब हम ए और आ दोनों होते हैं तो ए आ धन ई बराबर भी किसका निर्माण होता है? ए का। अब हम किसकी बात करेंगे? बड़ी ई की बात करेंगे। तो ए धन बड़ी ई बराबर भी किसका निर्माण होता है? ए का। और आ धन बड़ी ई बराबर भी किसका निर्माण होता है? ए का। यानी कि कितने प्रकार के टुकड़े हुए? 4 प्रकार के टुकड़े हुए। किसके? एक के। हमें ध्यान में रखना है संधि में हर स्वर के कितने प्रकार के टुकड़े होंगे? 4 प्रकार के टुकड़े होंगे। हमें ध्यान में रखना है, या रटना नहीं है, हमें सही देख लेना है किसका यूज किया हमने? ए आ का, और इधर ई बड़ी ई का, छोटी ई या बड़ी ई का प्रयोग किया है। उसी प्रकार अब हम बात करेंगे किसकी? आई की बात करते हैं। आई का निर्माण कैसे होता है? तो अभी हमने ए आ की बात की और नया रूप हमारे सामने कौन सा आया था? एक का आया था। तो पहले अपभ्रंश के अंदर स्वर कितने ही थे? 8 ही थे, और फिर इनसे मिलाकर के हमने आई और औ का निर्माण किया था। तो कितने हो गए थे? 10 हो गए थे, और एक हमने किसको ग्रहण किया? री को ग्रहण किया, और ऐसे मिलाकर के अपने स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, हम आई की बात करें तो ए धन ए बराबर किसका निर्माण होता है? आई का। आ धन ए बराबर क्या बना? आई। इसका बड़ा रूप ले लेते हैं, कौन सा? आई वाला, जिस प्रकार हमने बड़ी ई का लिया था। तो ए धन आई बराबर भी किसका निर्माण हुआ? आई का। और आ धन आई बराबर भी किसका निर्माण हुआ? आई का। कितने टुकड़े हो चुके? 4 प्रकार के टुकड़े हो चुके। सही देखे ध्यान से, कुछ नहीं किया है। इधर प्लस के इधर ए आ है, और इधर ए आई है। अब हम बात करेंगे किसकी? ओ की बात करते हैं। ओ का निर्माण कैसे हुआ? तो इसी प्रकार हुआ। कैसे बनते हैं? ए धन उ बराबर क्या बना? ओ। आ धन उ बराबर क्या बना? ओ। ए धन बड़ा उ बराबर किसका निर्माण हुआ? ओ का। एवं आ धन बड़ा उ बराबर किसका निर्माण हुआ? ओ का। कितने टुकड़े हुए? वही 4 टुकड़े हो गए। यानी कि एक बार ध्यान से देखने पर ये सारे टुकड़े आप अपने आप से करने लग जाओगे, और अगर आप अपने आप से करने लग जाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे बात करें, औ की बात करते हैं। औ का निर्माण कैसे हुआ? अभी हमने बात की थी किसकी? ए धन ई बराबर किसका निर्माण हुआ था? एक का। तो हमने ऐ का निर्माण करने के लिए जो नया स्वरूप अपने सामने आया था उसी को लिया, एक को लिया है। तो अब हमारे सामने नया स्वरूप क्या आया? ओ। तो हम किसको लेंगे? ओ को। इधर तो ए है ही, ए धन ओ बराबर किसका निर्माण हुआ? औ का। एक बार हम किसका प्रयोग करेंगे? आ का। तो आ धन ओ बराबर किसका निर्माण हुआ? औ का। अब इसका बड़ा वाला रूप लेना है, तो ओ का बड़ा वाला रूप क्या है? औ। तो ए धन औ बराबर किसका निर्माण हुआ? औ का। एवं आ धन औ बराबर भी किसका निर्माण होता है? औ का निर्माण होता है। अब हम बात करें किसकी, कि हमने संयुक्त स्वर कितने प्रकार से पढ़े? 4 प्रकार से, ए आई ओ औ। ठीक है, अब हम बात करें पहले हमने दीर्घ स्वर पढ़े थे। दीर्घ स्वर के अंदर भी हमने हर एक स्वर के कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए। यानी कि और यहाँ संयुक्त स्वर में भी, और कैसे बने हैं ये? असमान, इधर ए है, इधर क्या है? ई है।
इधर ए है, इधर ए है, यानी कि सबका निर्माण किससे हुआ है? असमान स्वरों से निर्माण हुआ है। ये जो 4 नंबर का, जो 4 नंबर का वर्गीकरण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगले वीडियो के अंदर जब संधि पढ़ेंगे तो संधि के अंदर यही टुकड़े काम करेंगे। अगर हमें जोड़ना एवं तोड़ना आ गया तो संधि हमारे लिए हार्ड नहीं रहेगी। तो यहाँ ध्यान देना है और ध्यान से यहाँ सीखना है। अब हम बात करते हैं, आज हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ा हमने? वर्ण विचार शुरू किया था, और वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले हमने वर्ण देखा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और परिभाषा की हम बात करें तो लिपि चिन्हों को या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की थी क्या कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, कि स्वर किसे कहते हैं एवं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की अभी बात नहीं हुई, स्वर की हमने बात की थी। वर्ण से हमने वर्णमाला की बात की थी। तो वर्णों को क्रमबद्ध रूप से रखना या सुव्यवस्थित रूप से रखना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? स्वरों की बात की थी कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं या स्वर किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर या स्वर यंत्रियों से निर्वातित होती हुई बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, वो आपको पता है ही। उसके बाद में हमने बात की थी कि स्वर कौन कौन से होते हैं, उनकी आप सब जानते हो कि कौन कौन से होते हैं, स्वरों की बात की। और उसके बाद में हमने शुरू किया क्या? स्वरों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। मात्रा लगने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि अपने हिंदी में 2 प्रकार का ही प्रयोग किया जाता है, और नंबर 3 जो प्लुत स्वर होता है उसका निर्माण या उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत भाषा के अंदर ही किया जाता है। फिर भी वहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैंने आपके सामने चर्चा की। यहाँ कौन से होते हैं? मात्रा लगने के आधार पर लघु स्वर या ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। इसके बाद में हमने बात की थी किसकी? प्लुत स्वर की बात की थी। और उसके बाद में हमने बात की थी 2 नंबर की ओठों की, यानी कि अपनी ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो ओठों की बनावट के आधार पर कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं? आपके सामने आपको याद हो ही चुका होगा कि हम जैसे ही उच्चारण करेंगे और अपने ओठों की आकृति अगर गोल होती है तो वो वृत्त के समान होती है तो वृत्ताकार, और वृत्त के समान नहीं होती है तो वो कौन से होते हैं? अवृत्ताकार स्वर होते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी किसकी? जीभ उठने के आधार पर, और नामकरण आगे क्या निकल कर आए थे और कैसे निकल कर आए थे हमें रटना नहीं है। कैसे? यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ उठ करके आगे की तरफ आती है तो वे स्वर कौन से कहलाते हैं? अग्र स्वर। और मध्य में ही रहती है तो वे स्वर कौन से होते हैं? मध्य स्वर। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा पीछे की ओर जाती है वो कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि जीवा प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी आपको याद हो ही चुके होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इनका अर्थ जाना है। कौन से होते हैं? विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर एवं अर्ध विवृत स्वर। इनकी हमने बात की थी। विवृत का अर्थ यानी कि अपना मुंह, विशेष रूप से पूरा खुला हुआ मुंह। और जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें जाते ही क्या कहते हैं कि आ करो, यानी कि पूरा मुंह खोलो। तो हमने लिखा क्या?
आ, और उसके बाद में संवृत स्वर यानी थोड़ा मुंह अपना क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो ई ऊ, और अर्ध संवृत के अंदर छोटे वाले ए और ओ, और अर्ध विवृत के अंदर ए, आई एवं औ। और इसके बाद में हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल स्वर एवं संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने ह्रस्व स्वर में भी बात की थी और यहाँ भी हम बात करते हैं कि जिनकी उत्पत्ति किसी भी स्वर से मिल करके नहीं होती, यानी कि वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। यहीं से सीख लेना है। अब हम आगे संधि में भी बात करेंगे तो कई परिभाषाओं में आएंगे कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो आपके दिमाग में यहीं से एक छवि बन जानी चाहिए कि मूल स्वर कौन से थे। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी संधि स्वर, यानी कि 2 स्वरों के मेल से बने हुए जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद में हमने बात की थी क्या, कि संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक दीर्घ स्वर एवं एक संयुक्त स्वर। दीर्घ नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो 2 समान स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर में हमने पढ़ा कि 2 असमान स्वरों के मेल से बने हुए स्वर क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और उसके बाद में मैंने बिल्कुल 0 लेवल से कि कैसे ये बनते हैं, कैसे इनके टुकड़े होते हैं, ताकि संधि पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने हर एक स्वर के कितने टुकड़े किए, 4 प्रकार से टुकड़े किए। आप वीडियो को धीरे धीरे चला करके भी देख सकते हो कि 4 प्रकार के टुकड़े कैसे किए हैं, क्योंकि यहीं से विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि संधि करते समय हम कौन सा टुकड़ा कहाँ रखें। तो वो अर्थ पर डिपेंड करेगा कि कहाँ आ से अर्थ निकल रहा है, या पहले ए रखने से अर्थ निकल रहा है, या दोनों ही ए रखने से अर्थ निकल रहे हैं। तो इनकी हमने बात की थी। और उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, संयुक्त स्वर की, जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और इनके भी हमने कितने प्रकार से टुकड़े किए, 4 प्रकार से टुकड़े किए, जो कि आपको समझ में नहीं याद हो चुके होंगे, और भी आप मेहनत करके याद कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में हम कल बात करेंगे आगे किसकी, व्यंजनों के वर्गीकरण की। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए इतना ही।